नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल में मैं डॉक्टर अजीत सहगल आप सबका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों हम अपने साथ अपने अतिथि के रूप में लेकर के आए हैं डॉक्टर ए.के. बाजोरिया को, जो वाराणसी के बहुत ही सीनियर फिजिशियन हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वाराणसी नहीं वरन पूर्वी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाजोरिया का एक अपना नाम है और ये पिछले 25 वर्षों से ज़्यादा से लोगों की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, अभी कोरोना की तीसरी लहर की बात हो रही है बहुत तेज़ी से कि हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर आ जाए। तो यहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए आपको ही एफर्ट करना होगा, आपको ही प्रयास करना होगा। जो प्रिकॉशन है उसको लेना होगा, मास्क लगाना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, हाथ को सैनिटाइज करना है और बार बार अपने मुंह पे हाथ नहीं लगाना है। तो बात यहाँ हो गई कोरोना की, हमको तीसरी लहर से बचना है। लेकिन इसी समय बहुत तेज़ी से एक बीमारी उभर करके सामने आती है और ये वही समय है जिसको कहते हैं रेनी सीजन डिजीज़। बरसात जब होती है तो बहुत तेज़ी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और इन्हीं मच्छरों की वजह से होता है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसको हम डेंगू कहते हैं। तो दोस्तों, डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है। तो आज हम डॉक्टर बाजोरिया से बात करना चाहेंगे डेंगू के बारे में। डॉक्टर बाजोरिया, ये बताइए कि मच्छरों की भी अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे फाइलेरिया होता है, जैसे मलेरिया होता है, जैसे डेंगू होता है, लेकिन ये सारे मच्छरों के अलग अलग काटने की वजह से होता है। तो डेंगू स्पेशली किस मच्छर के काटने से होता है? डेंगू फीवर जो है, जब इंसान को एड्स इजिप्टी करके जो मच्छर होता है जी, वो जब काटता है तो उसको डेंगू वायरस ट्रांसमिट करता है। दीज आर द 4 टाइप, सब टाइप। डेंगू वायरस टाइप 1, डेंगू वायरस टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो ये जो एड्स मच्छरों को काटता है, एड्स इजिप्टी जो इंडिया में पाया जाता है, और एड्स एल्बोपिक्टस जो यूएस और यूके में पाया जाता है। जी। दीज आर द मस्किटो विच कॉज डेंगू वायरस फीवर। डॉक्टर साहब, ये जो डेंगू के जो मच्छर होते हैं, कहते हैं ये दिन के मच्छर हैं, ये दिन में काटते हैं और इसके वजह से डेंगू होता है। जी। और जो बाकी की मलेरिया के मच्छर हैं ये रात में काटते हैं, उसके वजह से होता है। तो डॉक्टर साहब, बेसिकली हम लोग डेंगू की क्या परिभाषा मानेंगे? डेंगू क्या है, किस तरीके का फीवर है ये? डेंगू में जो फीवर आता है जी, यूजुअली बाइफेजिक फीवर, जिसको बोलते हैं सैडल बैक फीवर। जैसे मरीज आता है उसको हाई ग्रेड फीवर है विद चिल्स, जाड़ा लगता है उसे। हाँ, जाड़ा देखे आता है। यूजुअली हाई ग्रेड होता है 103 104। हाँ हाँ, और ये हाई ग्रेड फीवर होता है। फीवर रहता है फॉर 2 to 7 days। जी, फिर अपने आप कम हो जाता है और फिर वापिस 2 दिन बाद फिर आ जाता है, जिसको बोलते हैं बाइफेजिक फीवर। जी। दिस इज द टिपिकल सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो आपने बताया कि एडीज जो इजिप्टी मस्किटो जी, होता है। ये जो मस्किटो होता है, क्या इसके काटने से डेंगू के अलावा भी कोई बीमारी होती है? हाँ, एड्स इजिप्टी के डेंगू के अलावा ये चिकुनगुनिया फीवर करता है, जी। जीका वायरस फीवर करता है और येलो फीवर भी करता है। डॉक्टर साहब, इसी समय मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, चूँकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैंने देखा है चिकनगुनिया के पेशेंट जो इस मच्छर के काटने से होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। शरीर के सारे जोड़ों में सूजन आ जाती है, लोग चलने फिरने से मोहताज हो जाते हैं, पूरे बॉडी के हर जोड़ में दर्द होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसका इलाज संभव है, ऐसा नहीं है, और अगर हम लोग प्रॉपर इलाज करें तो जल्दी से रिकवरी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, डेंगू के बारे में हम लोग आगे चलते हैं कि रेनी सीजन में ही क्यों होता है ये? रेनी सीजन में जैसे एक तो बारिश अगर रुक रुक के होती जी। है, अगर लगातार हैवी बारिश रुक रुक के बारिश होती है तो फ्रेश वाटर कलेक्ट होता है पूल्स की तरह, है ना। दूसरा, उससे टेम्परेचर डाउन होता है। तो टेम्परेचर अगर 27 से 28 के बीच में या 30 से कम है, दिस इज द मोस्ट आइडियल पीरियड फॉर ब्रीडिंग ऑफ द मस्किटो, एड्स मस्किटो। जी। तो इनका जो ब्रीडिंग टाइम होता है नॉर्मली, जैसे पहले अंडा होता है, फिर प्यूपा, लार्वा, फिर अडल्ट होते हैं, दैट टेक्स 12 days। जी। तो अगर आइडियल टेम्परेचर है तो ये 5 दिन में ये प्यूपा से अडल्ट हो जाते हैं। अच्छा। जी। तो दे डेंसली मल्टीप्लाई, तो ग्रोथ बहुत तेजी से फास्ट हो जाती है। दूसरा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जी। नॉर्मल ह्यूमिडिटी हम लोग लेते हैं 35 to 50%। अगर वो 70-75 हो गई है
तो दैट इज अगेन आइडियल फॉर द मस्कीटो टू ब्रीड। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि डेंगू के बचाव के लिए, इन मच्छरों से बचाव के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर में कहीं भी कोई पानी इकट्ठा ना हो। जैसे अगर आपने घर में पेड़ लगा रखे हैं तो उस गमले में पानी न भर जाए। अगर आपने जो है वो कूलर लगा रखा है तो उसमें आपको बार बार पानी बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो वहाँ पे लार्वा डेवलप हो सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी किया जाता है कि उस जो कूलर की बॉडी होती है उसमें कुछ बूंदें जो है वो डीजल की डाल दी जाती है, जिससे इनके लार्वा मर जाए। और टायर सड़कों पे पड़े रहते हैं, उसमें बहुत जो है वो पानी इकट्ठा होता है। इसको कंट्रोल करने का यही है जो आप बताएं, लार्वा को मार, बिकॉज लार्वा को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको मार सकते हैं जी। तो इसलिए वी शुड यूज लार्विसाइडल ड्रग्स जी। और जितनी जल्दी हो लार्वा को पहचान के उसको वहीं पे एलिमिनेट कर देना चाहिए। ये मच्छरों की और क्या पिक्यूलियर पहचान है इन मच्छरों की? ये जो एड्स इजिप्ट की मस्कीटो है, एक तो ये इनकी बहुत सी आदतें हम लोग की तरह होती है। अच्छा। एक तो वी आर फॉन्ड ऑफ रेनी सीजन, ये भी बारिश सीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। और हम लोग को भी मॉडरेट टेम्परेचर अच्छा लगता है, 30-35 या लेस देन 30, इसको भी वही टेम्परेचर अच्छा लगता है। वी आर फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स एंड ऑल दैट, ये भी फ्लावर पॉट्स में ज़्यादा पाया जाता है। जी। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि इससे बचाव के लिए लोगों को पूरे बाहाँ की शर्ट पहननी चाहिए, फुल पैंट पहनना चाहिए, जिससे मच्छर कम से कम काटे। बॉडी पार्ट आपका ज़्यादा एक्सपोज ना हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि मच्छर बैठेंगे नहीं आपके बॉडी पे और काटेंगे नहीं। तो डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कि किसी को काट लिया मच्छर ने तो डेंगू के उसको बुखार आने शुरू हो गए, क्या और सिम्टम हो सकते हैं? किस तरीके से पहचान करते हैं हम लोग? जैसे डेंगू फीवर जो एक तो पहला कुछ पेशेंट में एसिम्प्टोमेटिक होता है जी, मतलब जिसमें कोई भी लक्षण नहीं, खाली फ्लू लाइक इलनेस और कोई लक्षण नहीं होता। फ्लू लाइक इलनेस का मतलब बॉडी होगा, हेडेक होगा, माइल्ड फीवर हो सकता है। इसके अलावा फ्लू मतलब जो है नॉर्मल कोल्ड वाले सिम्टम जो हैं उसी तरीके के होंगे, कभी हेडेक हो गया, थोड़ी नाक बह गई, हल्की सी बुखार हो गई। जी। दूसरे पेशेंट जिसको टिपिकल डेंगू फीवर होता है या ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। जी। ब्रेक बोन मतलब इतना तगड़ा उसमें दर्द होता है, लगता है कि हड्डियां टूट जाएंगी। जी। तो जैसे पहले बताए थे, फीवर हाई ग्रेड होगा विद राइगर एंड चिल। जी। दूसरा इसमें यूजुअली रेट्रो ऑर्बिटल हेडेक होता है। अच्छा। इतना रेट्रो ऑर्बिटल मतलब आंखों के पीछे के हिस्से से दर्द होता है सिर में, और इतना पेन होता है कि पेशेंट कुछ बताते ही हम लोग आंखों को बाएं दाएं नहीं कर पाते हैं। हाँ। दे वांट टू लुक ऑन स्ट्रेट। और किसी चीज को स्टेयर करके देखने में भी परेशानी होती है। जी। तीसरा, इसमें फीवर में वॉमिटिंग हमेशा लगी रहेगी, उल्टी तक बराबर बोले हम उल्टी हो रही है। जी। दे में डेवलप रैशेस ऑन द बॉडी, पूरे शरीर में चकत्ते पड़ जाना। यूजुअली पहले 3-4 दिन बुखार रहेगा। जब बुखार कम होगा तो उनको रैशेस डेवलप होते हैं। जी। ये जो रैशेस होते हैं मैकुलोपैपुलर है। जी। लाल कलर, उनको आप दबाइए तो वो गायब हो जाते हैं, जैसे छोटे फिर हो जाते हैं। अच्छा। रैशेस यूजुअली ट्रंक पे होता है या फेस पे या फ्लेक्सर एक्सपोज पार्ट अगर होगा बॉडी का तो वो हाथ में और इधर जो है हो सकता है। लेकिन आपने बड़ी खास बात बताई है कि ये रैशेस हैं, इनको अगर हम दबाते हैं तो इनका कलर जो है वो गायब हो जाता है, नॉर्मल स्किन जैसा हो जाता है, लेकिन उसको छोड़ते ही फिर वो पिंक स्पॉट जैसे हो जाते हैं। जी। उसके अलावा उसको पेन एब्डोमेन हो सकता है, हेडेक, उसके अलावा वॉमिटिंग। दीज आर द टिपिकल सिम्पटम ऑफ ब्रेक बोन फीवर। जी। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया जिनको बहुत ही माइल्ड लक्षण होते हैं, लेकिन डेंगू में ऐसा भी हुआ है कि जिनको बहुत सीवियर लक्षण होते हैं और मृत्यु तक होती है। तो हम लोग इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया ये जो माइल्ड लक्षण थे डेंगू के, लेकिन डेंगू हेमरेजिक फीवर ये एक बहुत ही खतरनाक तरीके की बीमारी है। तो हम लोग इसको कैसे पहचान सकते हैं? इसके अलग अलग टेस्ट होते होंगे। जी। जो डेंगू हेमरेज, पहले तो अगर अपना जो सिंपल फीवर हुआ था पहले, वो जो वर्सन हो जाता है, देन वी डेवलप डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसके मेन सिम्टम है तो सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जी। दूसरा, इसमें प्लाज्मा लीकेज होता है। जी। प्लाज्मा लीकेज होने से पेशेंट डेवलप एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन। एसाइटिस का मतलब ये है कि पेट में पानी आ जाना,
प्लूरल इफ्यूजन का मतलब है फेफड़ों के फेफड़े के अंदर पानी आ जाना जी। दूसरा उसके गॉल ब्लैडर की तरफ भी सूजन हो जाती है। अच्छा, गॉल ब्लैडर की एरिया में कोलिसिस्टाइटिस जिसको हाँ। कह सकते हैं, कोलिसिस्टाइटिस जैसे और इनफैक्ट सबसे पहले वही होता है कोलिसिस्टाइटिस जी। उसके बाद पेट में पानी आता है, लंग्स में पानी आता है जी। पहले गॉल ब्लैडर में एडिमा होता है, उसके बाद ये सब होता है। उसके अलावा इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन भी हो सकते हैं जी। जैसे उनको लाल लाल चक्कर सब हो जाता है, या उनको जीआई ब्लीड हो सकता है, या गम्स में से ब्लड आ सकता है। डॉक्टर साहब एक टॉर्निकेट टेस्ट होता है डेंगू के लिए, एक तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। दूसरी बात अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, डेंगू के लिए 20 पॉइंट टेस्ट जो है ये डॉक्टर के अग्रवाल जो IMA के पास प्रेसिडेंट थे, BCA अवार्डी थे, पद्मश्री थे, अभी कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई है, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी समय तक लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को कैसे बचें कोरोना के लिए, वो जब अपनी जांच के लिए जा रहे थे तो वो कार से भी लोगों को बता रहे थे और लेक्चर दे रहे थे कि किस तरीके से हम बच सकते हैं कोरोना से। तो यहाँ मैं डॉक्टर के अग्रवाल को श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा बताए हुए 20 फार्मूला जो है उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। ये जो आप टॉर्निकेट टेस्ट के बारे में बता रहे थे, तो उसमें क्या होता है, जैसे अपने लोग BP लेते हैं तो वी टाई द ब्लड प्रेशर कप टू द पेशेंट आर्म, ब्लड प्रेशर के लिए जो बांध उसको बांध दिया जी। और सपोज पेशेंट का ब्लड प्रेशर 110/70 है जी, तो उसका जो मिड पॉइंट है मतलब 170 का मिड पॉइंट हुआ 85 है ना, तो 85 हम लोग उसको बांध के रखेंगे फॉर 5 मिनट। अगर ये 5 मिनट के बाद अगर कोई एंटीक्यूबिटल फोसा के आगे यहाँ पे हेमोरेजिक पैचेस आ जाए, लाल लाल चकत्ते आ जाए, अगर दे आर मोर देन 10 तो इट इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव जी। ये टेस्ट है जी। तो इसका मतलब पेशेंट को डेंगू हेमोरेजिक फीवर है जी। और दूसरा जो डॉक्टर के अग्रवाल का जो फॉर्मूला था, वेरी ग्रेट फिजिशियन डॉक्टर, उन्होंने बहुत लोगों के लिए बहुत किया है, और कोरोना में तो लगातार वो जो है वो वेरी ग्रेट मैन, बहुत एजुकेटिव उनके जो है वो लेक्चर्स, वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम जी। अब तो कोरोना ABCD है उन्हीं के बारे में जाने। तो ये जो उनका जो फॉर्मूला 20 था, पहला ये था कि कैसे पता चले कि हमारा पेशेंट सीरियस हो रहा है, तो फॉर दैट ही डिवाइड द फॉर्मूला ऑफ 20। जो पल्स प्रेशर होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मली इज अराउंड 40, ये अगर 20 हो गया तो हम लोग का पेशेंट सीरियस हो रहा है जी। आपका हार्ट बीटिंग या पल्स रेट अगर एकाएक 20 और बढ़ गया बेस लाइन से, तो योर पेशेंट इज गेटिंग वर्स। आपका हेमोग्लोबिन लेवल जो बेस लाइन था उससे 20% बढ़ गया तो योर पेशेंट इज इन ट्रबल। अगर आपका हेमाटोक्रिट अगर 20% से ज़्यादा हो गया जी तो इन ट्रबल। आपका जो टॉर्निकेट टेस्ट है इसमें अगर 20 पेटेकियल रैशेस आ गए, नॉर्मली 10 के ऊपर होता है, अगर 20 के ऊपर हो गए तो आपका पेशेंट परेशानी में है। 20,000 के नीचे अगर आपका प्लेटलेट आ गया तो यू आर इन ट्रबल। इसका मतलब डॉक्टर साहब कि डॉक्टर के अग्रवाल ने इतने अच्छे क्राइटेरिया बना करके रखे हैं जिससे डेंगू की डायग्नोसिस करने में कोई परेशानी न हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो प्लेटलेट डोनेशन की बात आती है और दूसरा ब्लड डोनेशन की बात आती है, तो प्लेटलेट डोनेशन और ब्लड डोनेशन में क्या फ़र्क है? So before that, I just want to tell that after telling you hemorrhagic fever, patient भी शॉक में चला जाता है, लेकिन उन्हें डेंगू शॉक जी जी। Regarding the platelet, आप क्या कोई डोनेशन, प्लेटलेट डोनेशन और ब्लड डोनेशन दोनों में क्या फ़र्क है? अच्छा, तो नॉर्मली ब्लड डोनेशन में फ़र्क, प्लेटलेट में हम लोग खाली प्लेटलेट चढ़ाते हैं जी, और ब्लड में उसके सारे सेलुलर एलिमेंट्स जाते हैं। डिफरेंस है कि ब्लड डोनेशन करने से कभी कभी आपका हेमोग्लोबिन कम हो सकता है जी, लेकिन प्लेटलेट डोनेशन में हेमोग्लोबिन पे कोई असर नहीं आएगा जी। ड्यूरेशन ऑफ डोनेशन, जैसे आपने ब्लड डोनेट किया है तो आप कितने दिन के बाद दोबारा डोनेट कर सकते हैं? अगर आपने प्लेटलेट डोनेट आप किए तो आप 3 महीने बाद फिर दे सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट तो आप 3 दिन बाद भी दे सकते हैं, 3 दिन के बाद भी दे सकते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है जिसमें कोई डरने की बात नहीं है लोगों की, ये कि अगर मैंने एक बार दे दिया प्लेटलेट तो अभी मैं तुरंत कैसे दे दूं। इसका मतलब लोगों को ये संदेश जाना चाहिए कि अगर आपने एक बार प्लेटलेट दिया है तो आप दोबारा उसी हफ्ते भी दे सकते हैं, उसमें आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि सिंगल डोनर प्लेटलेट की जहाँ तक बात आती है उसके बारे में हमारे पब्लिक को मालूम नहीं है
कि सिंगल डोनर प्लेटलेट क्या होता है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि सेम ब्लड ग्रुप का पेशेंट होना चाहिए। अक्सर होता है कि लोग कई लोगों को लेकर के चले जाते हैं ब्लड बैंक में और उस ग्रुप का ब्लड नहीं मिलता है, इसलिए उनका सिंगल डोनर प्लेटलेट वाला काम नहीं हो पाता है। तो लोगों को हमको ये बताना जरूरी है कि अगर हमको प्लेटलेट सिंगल डोनर वाला चाहिए तो पेशेंट का और डोनर का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। जी, जो सिंगल डोनर एफेरेसिस बोलते हो, सिंगल डोनर एफेरेसिस प्लेटलेट जी, तो इसमें पेशेंट का जो ब्लड लिया जाता है वो कंपोनेंट सेपरेटर मशीन होता है, एफेरेसिस मशीन जी, उससे उसका ब्लड कंपोनेंट सेपरेट किया जाता है और केवल प्लेटलेट निकाला जाता है। बाकी जो सेलुलर एलिमेंट जैसे आरबीसी है, प्लाज्मा है, वो वापस पेशेंट के बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये स्पिनिंग साइकिल 6 से 8 साइकिल होता है, इसमें करीब 1.5 घंटा लगता है। एडवांटेज ये कि इसमें करीब अराउंड 5 यूनिट ऑफ रैंडम प्लाज्मा डोनेट, रैंडम प्लेटलेट डोनेट होता है, उसके बराबर का प्लेटलेट आपको मिलता है। जैसे उसमें एक बैग में खाली 5,000 बढ़ता है, इसमें एक बैग में करीब 30-40 हज़ार बढ़ता है। दूसरा डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या प्लेटलेट डोनेशन करने का कोई नुकसान भी है, कोई साइड इफेक्ट है, क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को? नहीं, देखिए, या पेशेंट के डोनर को या ट्रांसफ्यूजन को किसी को प्लेटलेट चढ़ाया गया हो तो उसको क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से चला सकते हैं। डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो रहा है, मान लीजिए किसी का 25,000 हो गया, 20,000 हो गया, क्या उसको तुरंत प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत होती है? नहीं, ये देखिए ऐसा ना, सब कोई प्लेटलेट को चेंज करे, पेशेंट आता है मेरा प्लेटलेट कम हो गया, वी शुड सी द पेशेंट नॉट द प्लेटलेट। बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे दर्शकों के लिए कि प्लेटलेट कम हो जाने से तुरंत प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है जब तक कि क्लिनिकल सिम्टम ना हो। अब क्लिनिकल सिम्टम डॉक्टर साहब आप बताइए। ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट यू लुक फॉर द हीमोग्लोबिन लेवल एंड द हेमाटोक्रिट लेवल। जी, अगर आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता जा रहा है जी तो इसका मतलब ये आपको हीमो कंसंट्रेशन हो रहा है। बिल्कुल, जैसे जो प्लाज्मा लीकेज शेड्यूल होता है, तो जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है उससे प्लाज्मा लीक किया जी, आरबीसी जो होता है वो बड़ा साइज का होता है, तो आरबीसी लीक नहीं करता, वो वही रह जाता है जी, तो हीमो कंसंट्रेशन हो जाता है, बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बढ़ा या हेमाटोक्रिट बढ़ा, देन यू नीड टू ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट। नहीं तो प्लेटलेट चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं जब तक कि पेशेंट को कोई जीआई ब्लीड ना हो, गम ब्लीड ना हो जी, या कोई रेक्टल ब्लीड ना हो। कहीं से अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो वो पहला इंडिकेशन होगा कि प्लेटलेट की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि 20,000 काउंट हो गया, 25,000 काउंट हो गया तो बड़ी भागदौड़ हो जाए, बड़ी परेशानी है, तुरंत प्लाज्मा चाहिए। मिनिमम जो प्लेटलेट काउंट हम लोग देते हैं और सर्वाइवल 5,000 भी अगर है जी, और आपका एंडोथेलियल लाइनिंग अगर मेंटेन्ड है जी, तो नथिंग टू वरी, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है जब तक कि सिम्टम। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि डेंगू के कॉम्प्लिकेशन क्या और अंगों पे भी होती है, लाइक हार्ट पे, लीवर पे? और आजकल पेशेंट आते हैं उनको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया हो रहा है जी, मतलब उनकी हार्ट रेट कम हो रहा है। हाँ ठीक, उनका हार्ट रेट 40, 35, 50 आ रहा है जी, तो उन लोग को ट्रांजिएंट एबी ब्लॉक हो रहा है जी, उनको ट्रांजिएंट एरिथमिया हो रहा है वेंटिकुलर। तीसरा पेशेंट, कुछ पेशेंट आते उनको पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा है, पानी भर जाना जी, उनको मायोकार्डाइटिस हो जा रहा है जी, मतलब हार्ट की मसल में सूजन हो जाती है। दीज आर द नोन कॉम्प्लिकेशन विद ऑन द हार्ट विद डेंगू वायरस। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया है। दर्शकों तक पुनः ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि प्लेटलेट की अगर कम हो जाती है प्लेटलेट, तो भी अगर क्लिनिकल सिम्टम नहीं है तो जरूरी नहीं है कि प्लेटलेट चढ़ाई जाए, और प्लेटलेट देने से कोई नुकसान नहीं होता है, आप अगले हफ्ते भी दोबारा दे सकते हैं। तो ये रही दोस्तों चर्चा आज डेंगू के बारे में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल में। नमस्कार, थैंक यू।